स्क्वाड लल्ली हो गई। खत्म। गियानलुइगी बुफॉन यूवेंटस के और इटली के लेजेंडरी गोलकीपर अब वो लेटेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने रोनाल्डो की यूवेंटस जर्नी को एक फ्लॉप शो डिक्लेयर कर दिया है। अब यार ये इतना शॉकिंग और इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है या जितना पढ़ने में लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोनाल्डो की अगर यूवेंटस जर्नी को देखें तो रोनाल्डो के वहाँ रहते हुए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं काफ़ी लोग स्केपगोट कहते थे, तो कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि येस ही डिजर्व दिस। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉकिंग ये है कि यहाँ पे इट वॉज गियानलुइगी बुफॉन जिन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। अब डेफिनेटली देखो बुफॉन के स्टेटमेंट से यहाँ पे जो जनता है वो दो में बट चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बुफॉन ने कहा है तो वो सोच समझ के ही कहा होगा, प्लस यहाँ पे उन्होंने कहा कि बुफॉन ने तो देखो सबके सामने बस सच कह दिया है और लोग बस मानने से कतरा रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे बुफॉन अपने आप को बचाने, मतलब यहाँ पर बुफॉन एक तरीके से जुवेंटस को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन इट वॉज द सेम स्टोरी कि जुवेंटस को डिफेंड करने के चक्कर में रोनाल्डो को स्केपगोट कर दो, इट्स द सिंपलेस्ट सोल्यूशन ऑफ देम ऑल। लेकिन यार कहीं ना कहीं सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में गियानलुइगी बुफॉन ने कहा क्या है अपने स्टेटमेंट में, जो कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं हेडलाइंस बना रहा है। क्योंकि डेफिनेटली आप मेसी रोनाल्डो जैसे कैलिबर प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप ये कहोगे तो ये डेफिनेटली हेडलाइंस तो बनेगी। अब उन्होंने यार पर्टिकुलरली दो ही चीज़ कही है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन गेन कर रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि द स्टैट्स ऑफ जुवेंटस बिफोर रोनाल्डो वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू विद रोनाल्डो। तो उन्होंने कहा कि रोनाल्डो के आने से पहले जुवेंटस की जो स्टैट्स है, जुवेंटस की जो परफॉर्मेंस थी, चाहे ऑन द पिच की बात करें या ऑफ द पिच की बात करें यानी कि फाइनेंशियल, वो रोनाल्डो से पहले काफ़ी अच्छी थी और रोनाल्डो के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी रही है इन कंपैरिजन। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहूँ कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो उन्होंने कहा है कि रोनाल्डो के आने के बाद से कहीं ना कहीं जुवेंटस के अंदर जो टीम कलेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है ऑन द पिच। यानी कि रोनाल्डो से पहले यूवेंटस एक टीम की तरह खेलती थी, वहीं रोनाल्डो के आने के बाद वो टीम टुगेदरनेस खत्म हो गई एंड इट्स टोटली रोनाल्डो ओवर डिपेंडेंट। और इससे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि यूवेंटस एक्चुअली लॉस्ट देयर डीएनए। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इससे 50-50 में लोग बट चुके हैं। कई लोग बुफॉन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कई लोग डेफिनेटली रोनाल्डो को डिफेंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में जो लोग बुफॉन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं एंड लेट्स सी कि क्या वहाँ पे कोई काउंटर है या नहीं। अब देखो डेफिनेटली यार देखो आपका परसेप्शन मेरे परसेप्शन से बिल्कुल अलग हो सकता है, तो डू मेक श्योर कि आप अपना आइडियोलॉजी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि आता है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ यूवेंटस रोनाल्डो वॉज चैंपियन लीग। जो फेल हुआ तो मतलब अगर अल्टीमेट गोल फेल हो गया तो नीचे के सारे सिस्टम ही फेल हो गए। ये इस समय से कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना है जो कि बुफॉन को सपोर्ट करते हैं। अब यार देखो ये बात सच है कि अल्टीमेटली यूवेंटस ने रोनाल्डो को चैंपियन लीग जीतने के लिए ही खरीदा था। लेकिन यहाँ पर यह बात भी आपको समझनी चाहिए कि इवन दो यहाँ पे रिगार्डेड द फैक्ट कि रोनाल्डो के हाईएस्ट गोल्स हैं चैंपियन लीग में, यहाँ पे ही उसके पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 बार वो चैंपियन लीग जीत चुका है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अकेला चैंपियन लीग डिसाइड नहीं कर सकता। ही कैन बी अ गेम चेंजर, ही कैन बी अ डिसाइसिव, लेकिन वो 11 की 11 पोजीशंस पे तो वो नहीं खेल सकता ना, या वो खेल सकता है। अब डेफिनेटली आपने मेरे को स्ट्रीम में या फिर काफ़ी एपिसोड्स में मेरे को कहते हुए सुना होगा कि दी ओनली डिफरेंस जो कि मेरे को यूवेंटस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोनाल्डो रिक्रूटमेंट में लगा वो ये है कि जब यूवेंटस ने रोनाल्डो के रिक्रूट करने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, या फिर ये कहें कि उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो बिलो एवरेज थी रोनाल्डो को साइन करने के बाद। वहीं यूनाइटेड की रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी रोनाल्डो को साइन करने के बाद भी वर्ल्ड क्लास है। चाहे उन्होंने वरान को साइन किया, उन्होंने जेडन सांचो को साइन किया, एंड स्टिल दे आर एक्चुअली टारगेटिंग टॉप यूरोपियन प्लेयर्स इवन आफ्टर साइनिंग रोनाल्डो। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अर्लिंग ब्राउट हालैंड। तो ये दिखाता है कि दोनों क्लब्स के एम्बिशन में यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है। और यूवेंटस की बात करें तो इट्स अगेन मैथिस डिलीट जो कि लेटेस्ट प्लेयर है, जो कि कहीं ना कहीं यूवेंटस में स्ट्रगल कर रहा है और यूवेंटस में उसका भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साइनिंग हुई थी। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि यूवेंटस वर इन 2 फाइनल्स, जो कि आई थिंक बुफॉन ने भी कहा है कि यूवेंटस 2 फाइनल चैंपियंस लीग फाइनल में था रोनाल्डो के आने से पहले। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर रोनाल्डो से पहले यूवेंटस 2 चैंपियंस लीग फाइनल में था तो यूवेंटस से पहले एक्चुअली रोनाल्डो 3 चैंपियंस लीग जीत के आया था। इसी के साथ बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है यूवेंटस आर ओवर डिपेंडेंट ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो नहीं रहे, मतलब ओवर डिपेंडेंट तो काफ़ी एग्जैजरेट हो गया, मतलब डिपेंडेंट ना रहे। अगर एक प्लेयर आपका बेस्ट प्लेयर है ऑन द पिच तो उस पर डिपेंडेंट रहना कोई गलत चीज़ है क्या? ये उसके स्टैट्स बताते हैं 101 जो गोल स्कोर किए हैं। अब यहाँ पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि अगर मान लो इस यूवेंटस की एवरेज टीम में रोनाल्डो भी गोल स्कोर ना करे तो मीडिया छोड़ देगी? जस्ट आस्क योरसेल्फ, मीडिया छोड़ देगी? अगर जो सीजन हैरी केन का स्पर्स के साथ जा रहा है, अगर ये सीजन रोनाल्डो का यूनाइटेड के साथ जाता तो क्या छोड़ देती यूनाइटेड?
यूनाइटेड मतलब क्या छोड़ देती मीडिया यहाँ पे यूनाइटेड के इस रोनाल्डो को? नहीं छोड़ती। एंड दिस इज द रियलिटी कि रोनाल्डो गोल मारे तो प्रॉब्लम, ना मारे तो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि यूवेंटस आर ओवर डिपेंडेंट ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उनको आई थिंक ये भी समझना चाहिए कि जितना इन्फ्लुएंस यहाँ पे रोनाल्डो का गेम पे होगा उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक मैनेजर का होता है। एंड दिस इज द फैक्ट कि यूवेंटस ने अपने पीछे 3 सीजन में 3 मैनेजर्स को बदला है, मैसिमिलियानो एलेग्री, देन मॉरिजियो सारी, देन रूकी मैनेजर आंद्रे पिर्लो, और अब फिर से उन्होंने रिसाइन किया है मैसिमिलियानो एलेग्री को। तो डेफिनेटली अल्टीमेटली एक टीम कैसे सेटअप होती है वो यूवेंटस के मैनेजर्स पे डिपेंड करता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये भी माननी पड़ेगी कि रोनाल्डो के लिए ये भी एलिगेशंस आ रहे हैं कि रोनाल्डो एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यहाँ पे मैनेजर्स को सैक किया जाता है। इट्स अ हाईली डिबेटेबल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। यहाँ पे लोगों के अपने अपने परसेप्शन होते हैं। लेकिन इसी तरह बात करते हैं, एक और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रोनाल्डो के आने से पहले यूवेंटस एक्चुअली सीरिया को डोमिनेट कर रही थी। अब इसके लिए कहीं ना कहीं हमको अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा और यहाँ पे यूवेंटस से थोड़ा बाहर झांकना पड़ेगा। अब देखो जिस टाइम यूवेंटस डोमिनेट कर रही थी यानी कि रोनाल्डो के आने से पहले, उस टाइम मिलान सफ़र कर रही थी, उस टाइम इंटरनेशनल भी सफ़र कर रही थी और उस टाइम रोमा भी सफ़र कर रही थी। अगर आप अभी की बात करोगे, अगर पिछले सीजन की बात करोगे जब स्कूडेटो हार गई यहाँ पर यूवेंटस, तो इंटरनेशनल में यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे वॉज देयर मैनेजर, रोमेलो लुकाकू, लोतारो मार्टिनेज, यहाँ पे हकीमी जैसा प्लेयर था, उनके पास स्क्रीनियर, डिवरीज जैसे डिफेंडर्स थे। दे हैव एब्सोल्युटली हंडानोविच इन द गोल पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें मिलान की, टोमोरी, क्रेसी, फ्रेंकेसी, सैंडो टोनाली, इब्राहिमोविच, एंड उसके बाद उनके पास यहाँ पर थियो हर्नांडेज जैसे प्लेयर्स थे। अगर नेपली की बात करोगे आप तो उनके पास भी यहाँ पर ड्रीस मर्टन्स जैसे प्लेयर्स हैं और उनके आप इस समय ट्रांसफर स्ट्रैटेजी देखो तो यहाँ पर डेफिनेटली बाकी सारे टीम्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं हैविली। एंड दैट्स वाई जो सीरिया है वो इस समय इतना कॉम्पिटिटिव है। वहीं अगर यूवेंटस की बात करें, रोनाल्डो चला गया, उसके बाद यहाँ पर अब डिलीट के ट्रांसफर की बात हो रही है एंड वॉट दे हैव साइंड, आपने किसको रिक्रूट किया है और आपकी जो रिक्रूटमेंट है, चाहे हम एंड्रे रबायत की बात करें, चाहे हम एरन रैमजी की बात करें, हम विंस्टन मैकेनी की बात करें, लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी ट्रांसफर रिपोर्ट्स की। अब बात करते हैं सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला से। तो यार रिसेंटली पेप गार्डियोला ने फेरन टोरस और बार्सिलोना वाली डील पे कमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कन्फेस किया कि हाँ भाई, मेरे को जितना पता है, मेरे को ये बताया गया है कि ये डील बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑब्वियसली इट्स फॉर फॉर्मेलिटी, हमको पता है कि फेरन टोरस वाली डील कभी भी ऑफिशियल हो सकती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही वो ये है कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई अब कहीं ना कहीं आपने एक अटैकर को सेल कर दिया, तो क्या हम ये मान के चलें कि मैनचेस्टर सिटी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में एक स्ट्राइकर साइन कर सकती है? अब इसके रिगार्डिंग जो उनका आंसर होता है वो डेफिनेटली बहुत क्लियर होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैनचेस्टर सिटी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में किसी भी स्ट्राइकर को साइन नहीं करेगी। इसका छोटा सा रीज़न ये है कि उनके पास ऑलरेडी स्क्वाड डेप्थ बहुत सही है और कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला का जो सिस्टम है वो प्रॉपर स्ट्राइकर के चल रहा है अभी। लेकिन इसके पीछे जो एक रिपोर्ट्स ने जो ब्रेकडाउन किया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये बताता है कि द ओनली रीज़न कि मैनचेस्टर सिटी जनवरी में स्ट्राइकर साइनिंग नहीं करेगी वो इसलिए क्योंकि जो उनके दोनों टारगेट हैं वो जनवरी में हिलने का नाम नहीं लेंगे। यानी कि पहला है अर्लिंग ब्राउट हालैंड और दूसरा है यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर के एस हैरी केन। और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी जनवरी में साइन नहीं करने वाली। यानी कि इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि समर ट्रांसफर विंडो में एक्चुअली में हैरी केन और अर्लिंग ब्राउट हालैंड में से यहाँ पे सिटी में कोई एक आने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि सिटी को हैरी केन लेना चाहिए 150 मिलियन या फिर 130-20 मिलियन में, या फिर अर्लिंग ब्राउट हालैंड लेना चाहिए जिसकी वेज डिमांड्स और मिनो रायोला का कमीशन बहुत ज़्यादा है? लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अर्लिंग ब्राउट हालैंड से ही। आप देखा है डेफिनेटली मैंने रियल मैड्रिड की बात करी है, मैंने बार्सिलोना की बात करी है, पीएसजी और यहाँ पे मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करी है, सिटी की बात करी है, लेकिन मैंने अभी तक बायर्न म्यूनिख की बात नहीं की है। और इसमें आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बायर्न म्यूनिख ऐसा क्लब है जिसके होते हैं ना हाथी के दांत दिखाने हो कुछ और खाने हो कुछ और वो ये डील कभी भी लेके जा सकती है। एंड डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख पे हमेशा से एलिगेशन लगते हैं कि वो बाकी बुंदेसलीगा क्लब्स के टैलेंट को खा जाते हैं, लेकिन आई थिंक हालैंड इसमें एक्सेप्शन है। अब देखो यार रिसेंटली होता है कि बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर से पूछा जाता है कि भाई आप हालैंड को साइन करोगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट्स योर थॉट्स। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल कह दिया कि देखो भाई हमें एक स्ट्राइकर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लेवेंडोव्स्की है जो कि आराम से काफ़ी सालों तक 30 से 40 गोल स्कोर करेगा। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और इसके पीछे के 2 रीज़न मानते हैं। देखो सबसे पहले कि बायर्न म्यूनिख हालैंड को साइन क्यों नहीं करेगी, उसके पीछे रीज़न है हालैंड की वेज डिमांड्स और मिनो रायोला कमीशन। जो ट्रांसफर पॉलिसी हालैंड को साइन करने में लगेगी वो ट्रांसफर पॉलिसी एक्चुअली में बायर्न म्यूनिख कभी फॉलो करती ही रही है और उसमें मैं लिवरपूल को भी डालता हूँ। जो दूसरा रीज़न वो है कि अगर आपने मेरी एक्टिव मेंबर हैं आप इस चैनल के, तो आपको पता होगा कि लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर रूमर्स थे और ऐसे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर यहाँ पे बायर्न म्यूनिख हालैंड को
साइन करने के अटेम्प्ट्स भी करती है तो अल्टीमेटली इट वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टू लेवेंडोव्स्की। ऑफ कोर्स यार, लेवेंडोव्स्की इससे ज़्यादा क्या कर सकता है किसी एक क्लब के लिए पिछले 2 सालों में, जितने गोल स्कोर कर रहा है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्टीमेटली डिसरिस्पेक्ट ही होगी बायर्न म्यूनिख की तरफ से। और सही बताऊँ तो उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अर्लिंग ब्राउट हालैंड की बायर्न म्यूनिख में कोई ज़रूरत नहीं है। लेवेंडोव्स्की एब्सोल्युटली गुड। अब ये होता है तो आप ये मान के चलो कि लेवेंडोव्स्की का ये लास्ट सीजन होने वाला है बायर्न म्यूनिख में। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से 2 बड़ी अपडेट्स है। पहली है उनकी मैनेजर को लेके और दूसरी है काफ़ी बड़ी ट्रांसफर अपडेट्स है। अब यह मैनेजर को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड डायरेक्टर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने नए मैनेजर को लेके कोई भी हड़बड़ी नहीं करने वाली। मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे मॉरिशियो पोचेटिनो टॉप प्रायोरिटी थे, लेकिन अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर में काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे 2 इमर्जेंट, वो हैं एरिक टेन हैग और दूसरा है ज़िनेदिन ज़िदान। अब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की मान के चल रही है कि एक्चुअली में एरिक टेन हैग और ज़िनेदिन ज़िदान को वो कन्विंस कर सकते हैं समर में, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है एज़ कम्पेयर टू मॉरिशियो पोचेटिनो। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर ट्रांसफर रूमर्स की बात करें तो यार आप में से काफ़ी लोग कहीं ना कहीं मेरे को डीएम कर रहे थे और यहाँ पे स्ट्रीम पे भी बात कर रहे थे कि जूलियन अल्वारेज एक ऐसा प्लेयर है जिस पे कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो रही है, बार्सिलोना भी लिंक्ड हो रही है। आप शुरू में तो मेरा जो अर्ली इंप्रेशन था वो ये था कि देखो यार एक ऐसा प्लेयर है जिसने इतनी कम उम्र में 18 गोल्स मारे हैं, 6 असिस्ट करे हैं, जिसके लिए 20-25 मिलियन आपको देने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली मतलब इट्स वेरी नॉर्मल कि जो बड़े बड़े क्लब्स हैं वो उस पर यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे और स्काउट भेजेंगे। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स से आ रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एक्चुअली सीरियसली वेरी इंटरेस्टेड इन साइनिंग जूलियन अल्वारेज फ्रॉम रिवर प्लेट। और यहाँ पे राल्फ रांगनिक की थ्योरी ये है कि रांगनिक सबसे पहले एक्ट करना चाहता है जूलियन अल्वारेज पे, इससे पहले कि कोई और क्लब एक्ट करे। वो होता है ना कि जो पहले आएगा वो डील को ले जाएगा, और ऐसे में यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे पहले एक्ट करके इस पूरी डील को साइन क्लोज करना चाहते हैं। बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, और बाकी के जो टॉप यूरोपियन क्लब्स है वो भी इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि रिवर प्लेट भी एक्चुअली में इंटरेस्टेड है उसको 1 साल और बांधने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका पे कर देती है तो डेफिनेटली जूलियन अल्वारेज बना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जब आपके पास मेसन ग्रीनवुड है, जब आपके पास ऑलरेडी इतनी स्क्वाड डेप्थ है, तो क्या आपको यहाँ पे जूलियन अल्वारेज को लेके आना चाहिए या नहीं, या फिर यहाँ पे भी डैनियल जेम्स वाला हाल हो जाएगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरीज और एक्सक्लूसिव ट्रांसफर रिपोर्ट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।